नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का भूगोल विषय और आज हम इस विषय के अंतर्गत अध्याय नंबर 6 करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव अधिवास। तो चलिए बात करते हैं मानव अधिवास के बारे में। सबसे पहले मानव अधिवास का अभिप्राय यानी होता क्या है। मानव अधिवास पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। इसको मानव बस्ती भी बोला जाता है। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसके धरातल पर मानव के द्वारा निर्मित किया जाने वाला और विकसित किया जाने वाला आवास और उनका संगठित समूह यानी आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। और इसमें से कुछ अस्थायी भी होते हैं और ये एकाकी संकुल भी होते हैं। आवासों का उपयोग मानव निवास के लिए होता है, ये सबको पता ही है आपको। और मानव विभिन्न कार्य जैसे सामाजिक कार्य, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्य इन्हीं के माध्यम से पूरा करता है। और ये मानव की मूलभूत इकाई होती है या मूलभूत आवश्यकता में से एक है। और ये जो है वो एक झोंपड़ी या भव्य इमारत भी हो सकती है। जो गरीब आदमी है उनके लिए झोंपड़ी ही उनका महल है और जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनके लिए भव्य इमारत भी हो सकती है। जैसा कि हमने पहले देखा कि अधिवास जो है वो मकानों के समूह होते हैं। यानी ये समूह कितने हो सकते हैं कि 5 से लेकर सैकड़ों हजारों मकानों का समूह भी हो सकता है। इसी प्रकार से इनके रूप बदलते रहते हैं। जैसे छोटी बस्तियों से ये प्रारंभ होता है और ये धीरे धीरे विकसित होकर नगर, महानगर, विराट नगर, विश्व नगर और मिलियन सिटी का रूप भी धारण कर सकता है। और यहाँ तक पहुँच के लिए पगडंडी का इस्तेमाल भी होता है, गली भी होती है, सड़क भी होती है, नहर भी होती है और परिवहन के मार्ग होते हैं। ये सब एक विद्वान है प्रोफेसर विडाल डी लाब्लांश, जिनकी हमने प्रथम अध्याय में चर्चा की थी। उन्होंने मानव अधिवास की परिभाषा देने का प्रयास किया। उनके अनुसार मानव अधिवास मानव द्वारा स्वयं के आवास यानी अपने आवास और अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना है। यानी इन्होंने अधिवास को परिभाषित करते हुए बताया है कि मानव के द्वारा जो आवास और अपनी संपत्ति रखने के लिए जो संरचना निर्मित की जाती है वही मानव अधिवास है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो मानव अधिवासों की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है कि आदिम मानव जो है वो आवास बनाकर नहीं रहता था। और जब उसने आवास में रहना सीखा तो सबसे पहले गुफा में रहना प्रारंभ किया। और जैसे जैसे विकसित हुआ उसके बाद में उसने कृषि कार्य करना और पशुओं को रखना शुरू कर दिया। तो उनकी सुरक्षा के लिए और स्वयं की सुरक्षा के लिए और जब अनाज होने लगा तो उसके भंडारण के लिए उसे स्थायी आवास की आवश्यकता हुई। और सबसे पहले जो है वो मानव बस्तियों और पशुचारकों और कृषकों के ऊपर ही निर्भर थी, अर्थव्यवस्था संपूर्ण। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और आपसी संघर्ष भी बढ़ा तो सुरक्षा के लिहाज से आवासों की संख्या में वृद्धि होने लगी। और जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि हुई, व्यापार शुरू हुआ, परिवहन का विकास हुआ, वैसे वैसे जनसंख्या वृद्धि हुई और गांवों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। पुराने गांव जो थे वो बढ़कर नगरों में बदल गए। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मिस्र, सिंधु, दजला, फ्रात इन नदी घाटियों में विशाल नगरों की उत्पत्ति और विकास वहाँ पर हुआ, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। तो मानव आवास 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है अस्थायी आवास और दूसरा है स्थायी आवास। अस्थायी आवास जिसको कुछ समय के लिए बनाया जाता है, वो समय 1 महीना, 1 दिन, 6 महीने, साल, 2 साल भी हो सकता है, अलग अलग। और स्थायी आवास लंबी अवधि के लिए बनाया जाता है। जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये विभिन्न तंबुओं का इस्तेमाल किया गया है निवास के लिए। तो ये अस्थायी निवास का एक प्रकार आपके सामने है। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले
अस्थायी अधिवास के बारे में। पुराने समय में मानव के द्वारा कुछ अधिवास शिकार, मौसम की अनुकूलता, पशुचारण और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए यानी थोड़े समय के लिए निर्मित किए जाते थे। और वर्तमान युग में भी बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं, जैसे नागा जनजाति है, ये स्थानांतरण कृषि के लिए अस्थायी अधिवासों का निर्माण करती है। मध्य एशिया के स्टेपी जो घास के मैदान हैं उनमें किर्गिज जनजाति इसी प्रकार के तंबुओं का निर्माण करती है अपने अस्थायी आवास के लिए। आपने पढ़ा था पीछे, एस्किमो लोग जो है वो बर्फ़ के घर बनाते हैं और ग्रीष्म काल में ये रेंडियर और सील की खाल से अस्थायी तंबू भी बनाकर निवास करते हैं। अरब और सहारा की बद्दू जनजातियां हैं ये भी, और कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन लोग, ये सब अस्थायी अधिवासों के प्रमुख उदाहरण हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मारवाड़ प्रदेश की रहबारी, गायरी जाति, बंजारे पशुचारण के लिए अपने मूल स्थान को छोड़कर जब प्रवास करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो अस्थायी आवासों का निर्माण करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक स्थायी मकान है, लेकिन ये एक कच्चा मकान है। और अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक पक्का मकान है। अभी आपने चित्र देखा, एक कच्चा मकान था, एक पक्का मकान। ये दोनों ही मकान स्थायी अधिवास हैं। तो हम बात करते हैं स्थायी अधिवास के बारे में कि इनकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई। ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसा हमने पीछे पढ़ा कि जब मानव ने स्थायी कृषि करना प्रारंभ कर दिया तो तभी से ही स्थायी आवासों की उत्पत्ति माना जाता है। और जैसे जैसे मानव ने विकास किया तो मानव समूह में रहने लगा और उसके बाद से स्थायी अधिवासों का विकास हुआ। मानव अधिवास मानव की सभ्यता, संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं कि जैसा मानव का अधिवास होगा वैसे ही वहाँ की संस्कृति होगी या सभ्यता होगी, या सभ्यता और संस्कृति के अकॉर्डिंग ही मानव अपने अधिवासों का निर्माण करता है। जैसे आपने पहले पढ़ा कि इग्लू, वो भी एक संस्कृति है, तो वहाँ से स्पष्ट होता है, उनके अधिवासों को देखें तो हम उनकी संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। और कोई भी जो मानव बस्ती होती है उसका स्थायित्व इन बातों के ऊपर निर्भर करता है कि स्थानीय संचित संसाधन किस प्रकार के हैं, बाह्य विश्व से संबंध कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा देश है जहाँ पर लोहा नहीं होता है और उसके किसी देश के साथ संबंध नहीं है, तो उसके मकानों में लोहे का इस्तेमाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल है। तीसरा महत्वपूर्ण है कि भावी उन्नति की संभावना, कि भविष्य में किस प्रकार की उन्नति हो सकती है, और वहाँ की सुरक्षा। जैसे आपको मैं सुरक्षा में प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि जंगली जानवरों से सुरक्षा हो या मानव से सुरक्षा हो। तो इसका एक उदाहरण है कि बर्फीले जो क्षेत्र होते हैं उसमें मकानों की छत जो है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर फ्लैट छत नहीं रख सकते हैं। जैसे ही बर्फ़ गिरी और ये जो छत है वो तो उस बर्फ़ के दबाव को झेल नहीं पाएगी, क्योंकि बर्फ़ इकट्ठी होती चली जाएगी, पानी तो बहकर निकल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर जो मकान है वो कोणधारी वनों की तरह ही, एक तरह से वो कोण बना के मकान की छत रखते हैं, ताकि बर्फ़ जैसे यहाँ पर गिरे तो बर्फ़ फिसल कर नीचे चली आए। तो इस प्रकार से सुरक्षा का भी बड़ा महत्व होता है। और पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक कैसे हैं। जैसे आर्थिक कारकों का उदाहरण लें तो अभी आपने दो मकान देखें, एक कच्चा मकान, एक पक्का मकान। जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति हैं उनके पास दूसरे वाला उदाहरण होगा, यानी पक्के मकान होंगे। जो बिल्कुल गरीब आदमी है वो कच्चा मकान ही बना पाता है। अब बात करते हैं कि मानव अधिवास बनाता है तो कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाता है। तो सबसे पहले इसमें है
कि भौतिक वातावरण की कठोरता, जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो, तो उसको कम करने के लिए यथा मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा हेतु, जैसे अभी हमने बात की थी। दूसरा, खाद्य व उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु, सभी के घरों में छोटे मोटे भंडार गृह जरूर होते हैं और वो उसमें खाद्य सामग्री और उपयोगी सामग्री का भंडार उसमें करते हैं। तीसरा, जंगली जानवरों और पशुओं से सुरक्षा के लिए। और चौथा उद्देश्य है सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षिक कार्यों के लिए, ये सब कार्य घरों में होते हैं। और नंबर 5 है पारिवारिक और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए, जो यानी आरामदायक वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, उसमें मानव जब विलासितापूर्ण जीवन जीता है। तो ये 5 उद्देश्य हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें मानव अधिवास की परिभाषा आप याद रखेंगे, और मानव अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी और स्थायी, उनको आप याद करेंगे। और स्थायी आवासों में किस प्रकार की, हमने ये जैसे अभी पढ़ा कि स्थायी आवास का स्थायित्व जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये 5 बातें आप याद रखेंगे। और फिर उसके बाद में मानव अधिवास बनाता है, किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाता है, ये 5 उद्देश्य भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस लेसन को। तो मानव अधिवासों का वर्गीकरण, अब जो मानव ने अधिवास बना लिए, स्थायी अधिवास एक तरह से कह सकते हो आप, तो उनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। तो इसका वर्गीकरण करते हुए हम 2 भागों में इसको बांट सकते हैं, एक तो ग्रामीण अधिवास और एक नगरीय अधिवास। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो ग्रामीण अधिवास कहलाएंगे, और जो बड़ी बस्तियां यानी बहुत ज़्यादा संख्या में और शहरी लोग रहते हैं उनको नगरीय अधिवास की श्रेणी में शामिल करेंगे। आज की कक्षा में हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासों के ऊपर या ग्रामीण बस्तियों के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या विशेषताएं होती है। ग्रामीण अधिवासों की अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी बात कि ग्रामीण में कैसे हम उसको शामिल करेंगे, नगरीय में कैसे करेंगे, तो वो उसके ऊपर ही डिपेंड करती है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर होती है। और जैसे कि आपको पता है कि प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से होते हैं, कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन और वनों से प्राप्त पदार्थों का संग्रहण यानी भोज्य पदार्थों का संग्रहण, ये सब कार्य क्या होते हैं, प्राथमिक कार्य। यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब आपको और मिल जाता है कि प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे इनको, कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन कार्य यानी जो खदानों से खनन कार्य किया जाता है, और वनों से उपज का संग्रहण करना, ये सब यानी ये कार्य ऐसे हैं जो कि प्रकृति से हम डायरेक्ट लेते हैं, कहीं और कोई कुछ प्रोसेसिंग नहीं होती है, प्रकृति से हम डायरेक्ट जिनको ग्रहण करते हैं, ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और अतः ग्रामीण अधिवास मुख्यतः भूमि के विदोहन पर आधारित होते हैं। भूमि के विदोहन यानी भूमि, एक तरह से भूमि से जो हमें डायरेक्ट चीज़ मिलती है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। बात करते हैं कि ग्रामीण अधिवास का अध्ययन करने के लिए उसको हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर विभाजन किया जाता है, तो उसको अधिवासों का प्रकार कहते हैं। ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के लिए भौतिक लक्षण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक यानी जाति और धर्म, सुरक्षा आदि अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। और सामान्य रूप से हम बात करें तो ग्रामीण अधिवासों के 4 प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। ये 4 प्रकार हैं। नंबर 1 सघन या गुच्छित अधिवास, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। आइए हम इन चारों के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पर याद ये रखेंगे कि ग्रामीण अधिवासों के प्रकार कितने होते हैं। तो ये 4 प्रकार आप इनको अच्छे से याद करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सघन या गुच्छित अधिवास,
प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। तो सबसे पहले सघन या गुच्छित अधिवास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि गुच्छा या सघन या बहुत ज़्यादा मकान जहाँ पे वो इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, सघन या गुच्छित अधिवास में। और इनको पुंजित, सहत, सकेंद्रित, सकुलित आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी इनके अगर नाम पूछ ले आपसे तो पुंजित, सहत, सकेंद्रित, संकुलित ये नाम आप बताएंगे। और ये अधिवास जो हैं वो उपजाऊ मैदानी भागों में और समतल और पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसकी परिस्थितियाँ मौजूद होती हैं। और इनमें आवास गृह पास पास में होते हैं, यानी एक दूसरे के पास पास में संलग्न होते हैं, और संपूर्ण गांव जो है वो सघन बसा हुआ होता है। आसान पहुंच के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाता है। और इनके आवासों के साथ साथ में यहाँ पर विद्यालय, सामाजिक व धार्मिक स्थल भी होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम सघन या गुच्छित अधिवास की विशेषताओं के बारे में, कैसे इनकी क्या विशेषताएं रहती हैं। नंबर 1 है, ये अधिवास प्राय खेतों के मध्य में, खेत आसपास खेत होते हैं उनके, और उनके मध्य में किसी ऊंचे या बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। यानी सबसे पहला इनकी विशेषताएं आ गई कि खेतों के मध्य में जहाँ कहीं ऊंची भूमि मिलती है, जहाँ पर बाढ़ का पानी ना आ पहुँच सके या नुकसान ना हो सके, वहाँ पर ये गांव बसे होते हैं। और सभी आवास पास पास में बने होते हैं। सभी आवास एक स्थान पर संकेंद्रित होते हैं और बाहरी आक्रमणों का मिलकर मुकाबला करते हैं। सामाजिक प्रगाढ़ता यानी आपस में संबंध जो है होने से एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी भी ये लोग होते हैं, यहाँ की विशेषता रहती है ये। और इनमें आवासों की संख्या 40 से 50 से लेकर, यानी 40-50 से लेकर सैकड़ों मकानों तक की हो सकती है। और इनकी जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 500 से 1000 तक होती है या इससे भी अधिक होती है। अब बात करते हैं कि इनका वितरण, यानी ये कहाँ पर होते हैं। तो इस प्रकार के अधिवास नदियों के उपजाऊ मैदानों में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत की बात करें तो भारत में सघन जो ग्रामीण अधिवास है ये गंगा सतलज के मैदान, मालवा के पठार, विंध्यन पठार, नर्मदा घाटी और राजस्थान के जो मैदानी भाग है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इनकी विशेषताएं याद रखेंगे और ये इनकी परिभाषा याद रखेंगे और इनका स्थान याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये मिलते हैं। अगली ग्रामीण बस्ती है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। नाम से स्पष्ट होता है कि ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं, अलग अलग होते हैं, और इसलिए आवास जो है वो एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो कुछ तो नाम से ही विशेषताएं हो जाती हैं कि आवास एक दूसरे से दूर होते हैं, व्यक्ति एकाकी रूप में रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, इकट्ठे नहीं रहते हैं। और तीसरा है व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं और एक दूसरे से सहयोग की भावना इनमें कम होती है। कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। तो इसकी ये 5 विशेषताएं हैं एकाकी अधिवासों की, इनको आप याद रखेंगे। कहाँ मिलते हैं इनकी बात करते हैं। ये अधिवास उत्तरी अमेरिका में, क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो विश्व स्तर की बातें कर रहे हैं या विश्व स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरी प्रदेश। यहाँ पर एक क्वेश्चन और हल होता है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेरी क्षेत्र कहाँ है, तो वो यूएसए और कनाडा के घास के मैदानों को प्रेरी क्षेत्र कहा जाता है। एशिया में घास के मैदानों को स्टेपी मैदान कहा जाता है। गंगा के खादर क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, तराई, भाबर क्षेत्र, और मध्य दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के पंपाज, ये भी घास के मैदान ही है। ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स बोला जाता है, तो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में इनको वेल्स बोला जाता है।
यानी ये सब घास के मैदान हैं, इन क्षेत्रों में ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं। राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में तथा इसके अलावा मरुस्थलीय प्रदेश में प्रकीर्ण अधिवास प्रमुखता से पाए जाते हैं। तीसरा ग्रामीण अधिवास का प्रकार है मिश्रित अधिवास। इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहा जाता है, नाम भी आप याद करेंगे। और यह सघन और प्रकीर्ण जो अभी हमने बात की, दोनों के बीच की सी अवस्था होती है, इसलिए इनको मिश्रित अधिवास बोला जाता है। और ये सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने पर, यानी गांव में कहीं किसी परिवार में संख्या में वृद्धि होगी और आवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होते हैं। और इनकी उत्पत्ति पर्यावरणीय कारणों के स्थान पर पारिवारिक कारण उत्तरदायी होते हैं। जैसे सांगोद यानी कोटा में सांगोद तहसील जो है उसका एक गांव है खुर्द गांव, ये इसका उदाहरण है। आप इसको भी याद करेंगे कि मिश्रित अधिवास का उदाहरण बताइए, तो आप लिखेंगे सांगोद तहसील का खुर्द गांव, कोटा जिले में, पूरा लिख सकते हैं आप, कोटा जिले में सांगोद तहसील का खुर्द गांव। और ये होते क्या हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा सघन और प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था होती है। विकसित क्यों होते हैं कि परिवार की संख्या में वृद्धि होने के बाद में या आवासों की संख्या बढ़ जाती है, तो उसके कारण वो उसके कुछ परिवार के सदस्य दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, तो उनसे ये मिश्रित अधिवासों का निर्माण होता है। चौथा ग्रामीण अधिवास है पल्ली या पुराना अधिवास। ये अधिवास भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, यानी एक बस्ती में रहते हैं ये, और उन सब का नाम एक रहता है और बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। और ये आवास कहाँ मिलते हैं? ये आवास पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों में और खनन वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के आवास दृष्टिगोचर होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप और ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं के बारे में। और इसको मैंने एक अलग वीडियो के रूप में बनाया है, और क्योंकि इस अध्याय का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, क्योंकि इसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो अगली कक्षा में मिलेंगे हम इन टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।